गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। कल से हमने 12th क्लास की फिजिक्स की लाइव क्लासेज को स्टार्ट की थी। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? आवेश के बारे में पढ़ा। ठीक है, वैसे तो हमारे जो डेटा वो विद्युत से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी का रूप प्रदान किया गया। इलेक्ट्रॉन को किसको बोला गया? पहले यूनानी भाषा में आवेश को बोला गया। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी कल की क्लास में। ठीक है, आवेश के बारे में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का क्या है मूलभूत गुण। आवेश किसी वस्तु का क्या है? मूलभूत गुण है। ठीक है, मूलभूत गुण है यानी प्रत्येक वस्तु के अंदर ये मिलेगा, लेकिन वो कब शो होगा ये बात हमें आगे करनी है। ठीक है, कल हमने देखा था कि जब आवेश की उत्पत्ति की बात हम कर रहे थे 600 ईसा पूर्व, जब हम आवेश की उत्पत्ति की बात कर रहे थे उस समय हमने देखा था कि एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ा गया था, और रगड़ने का मतलब हुआ घर्षण। घर्षण के द्वारा सबसे पहले आवेश की क्या हुई थी? उत्पत्ति। घर्षण से उस पदार्थ के अंदर एक गुण आ गया था, जो गुण अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। ठीक है, उसी गुण को क्या नाम दिया गया था? आवेश नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे बात आती है आवेश जो है, चलो आवेश में कोई दिक्कत नहीं है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा गया, जैसे मैं बात करता हूँ कांच की छड़ और किसकी? रेशम के टुकड़े। कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा गया, ये अलग अलग अध्ययन किए गए। जब आवेश का विभेदन किया गया, आवेश की ध्रुवता की खोज हुई, उस समय अलग अलग वैज्ञानिकों बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा अध्ययन किया गया। अलग अलग पदार्थों को अलग अलग पदार्थों से रगड़ा गया तो अलग अलग कंडीशनों को मिली। ये गुण जरूर रहता है, आवेश जरूर रहता है, लेकिन उस आवेश के अंदर विभेदन हो गया। अलग अलग प्रकार की आवेश हमें मिलने लग गई। कभी आवेश है वो पॉजिटिव मिलने लग गई, कभी आवेश है वो नेगेटिव मिलने लग गई। ठीक है, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो क्या पाया कि कांच की छड़ में कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रेशम में कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसका जो अध्ययन किया गया, इसका अध्ययन किया गया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। इसका अध्ययन किससे किया गया? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है? हालांकि आपको याद रखने होती है, ज्यादा पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा ये पता चला कि एक वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। और एक वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है। यानी जिन दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ोगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगी। यानी दोनों तो त्याग नहीं कर सकती, दोनों ग्रहण नहीं कर सकती, यानी तो उसका किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई संबंध उसमें स्थापित नहीं होगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जिन भी दो वस्तु को आप रगड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? त्याग करेगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है उस वस्तु की ओर निश्चित रूप से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इसका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी परमाणु का निर्माण हुआ है तो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन में कौन सा होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधा हुआ होता है, सबसे प्रबल बल होता है नाभिक के बल, उसके अंदर बंधा हुआ होता है, इसलिए वो तो निकल नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होते ही माइनस की यानी ऋणावेश की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो अधिकता किसकी होगी? प्लस की। तो कौन सा चार्ज इसको मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उसने ऋणावेश को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब किसको ग्रहण किया? ऋणावेश को ग्रहण किया। और ऋणावेश को ग्रहण करने का मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों वस्तुओं को आपस में हम विभेदन करते हैं। उसके बाद एक अध्ययन होगा कैसे आवेश है वो अलग अलग प्रकट करते हैं। कांच की छड़ को कांच की छड़ के साथ रगड़ा गया, सॉरी संपर्क में रखा गया। ये कांच की छड़ थी, ये कांच की छड़ कौन सा चार्ज पर कांच की छड़ थी? पॉजिटिव। एक और कांच की छड़ इसके पास रखी गई, ये एक और कांच की छड़ पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में संपर्क में लाया गया, क्योंकि कांच की छड़ में कौन सा चार्ज आता है?
हो जाती हैं, प्रतिकर्षित होने लगती हैं, यानी एक दूसरे से क्या जाने लगती हैं, दूर जाने लगती हैं। और कंडीशन हमें क्या मिलती है कि ये दोनों छड़े हैं इस प्रकार से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, ऐसे एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, यानी इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी आवेश में ये गुण मिला, कौन सा गुण मिला, प्रतिकर्षण। जब हम समान छड़ों को एक दूसरे के लिए लेकर आए तो वो दोनों छड़ें एक दूसरे से क्या हो गई, प्रतिकर्षित हो गई। लेकिन ये जो कंडीशन हो रही है घर्षण के बाद होगी, ध्यान रखना, पहले हमने इसको आवेशित किया है घर्षण के द्वारा रेशम के टुकड़े से रगड़कर, तब उसके बाद ये कंडीशन हम इसका अध्ययन करते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, प्रतिकर्षित हो जाती है। यानी आवेश वो कौन सा गुण प्रकट करते हैं, प्रतिकर्षण के गुण प्रकट करते हैं। उसके बाद देखा गया कि ये तो दोनों छड़ वो सेम है। उसके बाद कांच की छड़ दी है, इस कांच की छड़ को किसके साथ रखा, रेशम के टुकड़े के साथ, इसके संपर्क में किसको रखा, रेशम का टुकड़ा। रेशम पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब देखा गया कि ये दोनों छड़ें हैं वो एक दूसरे के क्या आती हैं, निकट आती हैं, निकट आती है। इसका मतलब इनके अंदर कौन सा गुण प्रकट हुआ, आकर्षण का। और यहीं से आवेश का एक गुण हमें पता चला कि आवेश और आकर्षण का गुण भी रखते हैं और प्रतिकर्षण का गुण भी रखते हैं। और यहाँ से ये पता चला कि जब दोनों आवेश प्लस के होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, दोनों माइनस के होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी समान आवेशों के अंदर तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश में क्या होगा, आकर्षण। यहाँ से आवेश के ये दो गुण हमें पता चले, ठीक है। उसके बाद आवेश की उत्पत्ति के बारे में पता करने के बाद आवेश की ध्रुवता की खोज हुई कि आवेश का विभेदन कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, ये सारे के सारे चीजें हम इसके अंदर आगे आवेश के गुणों में इसको हम पढ़ेंगे। अब बात आती है आवेश की उत्पत्ति का, हमें पता कैसे चलेगा, आवेश की उपस्थिति का। आवेश उपस्थित है या नहीं है, उपस्थिति, उसकी प्रकृति, ठीक है, और उसका परिमाण। आवेश कितना उपस्थित है, कौन सी प्रकृति का उपस्थित है, आवेश है या नहीं है, इसका अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, एक छोटी सी युक्ति काम में लिया, ठीक है। आवेश के गुणों का कल अलग से एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आवेश के गुण हम सारे पढ़ेंगे, जितने भी आवेश के गुण 3, 4, 5 जो भी हैं वो सारे के सारे अलग से पढ़ेंगे। आज की क्लास में पूरा नहीं होगा, इसलिए मैंने एक टॉपिक उठाया है, आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति और आवेश का परिमाण। कितनी मात्रा में आवेश उसके ऊपर उपस्थित है, आवेश है या नहीं है, या नहीं है तो है तो कौन सी प्रकृति का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आवेश की प्रकृति का हमें पता चलता है, दो है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। इसके लिए देखो उपकरण है जिसको बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी।
हम लोग उपकरण की बात कर रहे थे, कौन सा? स्वर्ण पत्थर विद्युत दर्शी। एक उपकरण होता है स्वर्ण पत्थर विद्युत दर्शी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको डिटेल से आप पढ़ लेना। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है, आवेश कितनी मात्रा में है उसका पता लगाया जाता है। उपकरण कैसा होता है इसको ध्यान रखना। एक कांच का जार होता है, इसका जार होता है कांच का जार। अब आपको इसमें कांच का जार, कांच का ही तो लिया क्योंकि कांच होता है पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी भी होना चाहिए, कुचालक भी होना चाहिए, तो उसमें कांच है वो सबसे बेस्ट है। कांच के अंदर से हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज जार के अंदर होगी वो हमें दिखेगी पारदर्शी होने के बाद। ये कांच का जार होता है सिर्फ कांच में, इसके अंदर निर्वात रखा जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई माध्यम इसमें नहीं होता है। कांच का जार है, यहाँ पे कोर्क लगा होता है, कोर्क रबर का कोर्क होता है, उस कोर्क के अंदर से छड़ होती है, छड़ को फिक्स किया जाता है। तो ये जो छड़ होती है, ये छड़ किसकी होती है? ये छड़ होती है धातु, इसकी छड़ होती है धातु की छड़। इस कोर्क में एक धातु की छड़ को फिक्स किया जाता है, ठीक है। और इसके इस सिरे के ऊपर बिल्कुल हल्की सोने की 2 पत्तियां लगी होती हैं, हल्की सोने की पत्तियां यहाँ पे लगी होती हैं, बिल्कुल हल्की। और सोने की क्यों लगी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्वर्ण धातु जो होता है उसकी बिल्कुल पतली पन्नी बनाई जा सकती है, हल्की से हल्की पन्नी उसकी हम बना सकते हैं, ठीक है। हल्की पन्नी बनने के कारण उसको यहाँ पे कौन सी पत्तियों का यूज करते हैं? स्वर्ण पत्तियों का, सोने की पत्तियों का हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक धातु की हुंडी लगी होती है, वो भी धातु की हुंडी होती है, चालक होती है, ठीक है। ये जो जार होता है कांच का जार होता है, जार किसका होता है? कांच का, कांच का जार। और क्या होता है? निर्वात, निर्वात होता है, ठीक है। होता क्या है? स्वर्ण कनिया, स्वर्ण धातु Au, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, कौन सा चार्ज होता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या किया जाता है? देखो मेरे पास ये छड़ है, कोई भी छड़ मेरे पास है, मेरे को पता करना है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं। मेरे को पता करना है कि इसके ऊपर चार्ज है तो कौन सी प्रकृति का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चार्ज ज्यादा प्रबल है या दुर्बल है, यानी इसका परिमाण ज्यादा है या कम है, आवेश कम है या ज्यादा है, इसका हम पता नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा? इस छड़ को जिसके छड़ के ऊपर आपको आवेश की उपस्थिति का पता करना है, आवेश की प्रकृति का पता करना है, उसको हम क्या करते हैं? इस धात्विक हुंडी के संपर्क में रखते हैं। उस धात्विक हुंडी के साथ उसको हम स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं कि ये धात्विक छड़ है, इसके माध्यम से आवेश कहाँ पहुँच जाता है? इन स्वर्ण पत्तियों के पास। इसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं है, पीडीएफ में आपको बिल्कुल आप पढ़ लेना, आराम से समझ आ जाएगा। जिस छड़ के ऊपर आपको आवेश की उपस्थिति का, आवेश की प्रकृति का या आवेश के परिमाण का पता करना है, उसको हम इस हुंडी के संपर्क में लाते हैं। हुंडी के संपर्क में लाते ही इस छड़ का आवेश इस छड़ के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है? स्वर्ण पत्तियों पर पहुँच जाता है। स्वर्ण पत्तियाँ या तो फैलेंगी या क्या होगा? सिकुड़ेंगी। स्वर्ण पत्तियाँ या तो क्या होंगी? फैल जाएंगी, या तो फैलेंगी या क्या होंगी? सिकुड़ेंगी। दो ही कंडीशन होगी, या तो वो पत्तियां फैल जाएंगे और ज्यादा, या फिर वो सिकुड़ जाएंगे। दो ही कंडीशन होगी। अब मैं बता देता हूँ कंडीशन में होता क्या है। अगर आप यहाँ से कोई भी चार्ज ले, कोई भी छड़ लेके आ रहे हो, उसके ऊपर अगर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी कैसा रहता है? सभी को पता होना चाहिए, सोने में पॉजिटिव। अगर ये छड़ को ले गए, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं है कैसा चार्ज है, अगर ये फैलेगी तो हम क्या कहेंगे? इस छड़ के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। अगर ये सिकुड़ गई तो हम क्या कहेंगे? इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। बताओ, कर लोगे पता? जिस छड़ के ऊपर आपको आवेश की उपस्थिति का पता करना है, आवेश है या नहीं का तो पता ये चल जाएगा, या तो ये फैलेगी या क्या होगी? सिकुड़ेगी। अगर इनमें किसी प्रकार की हलचल होती है, इसका मतलब इस छड़ के ऊपर क्या है? आवेश है, ठीक है। आवेश है तो कौन सी प्रकृति का है उसका पता करने के लिए अगर यहाँ से आप पत्तियां हैं वो फैल जाती हैं तो चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अगर ये सिकुड़ जाती है तो चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। कई बार क्या होता है? कई बार ये क्या होता है? पहले तो पूरी फैल जाती है और उसके बाद सिकुड़ जाती है। छड़ तो हम एक ही लेके गए हैं, तो पहले ये फैलती हैं और उसके बाद क्या होती है? सिकुड़ती हैं। ये जो कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन होती है, यहाँ पे एक डिफेक्ट है,
इंडक्शन इफेक्ट। प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव है वो क्या होता है, प्रबल होता है। प्रेरण आपको बताएंगे जब हम पढ़ेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है, कौन कौन से प्रकार हैं जिनके द्वारा हम आवेश की उत्पत्ति कर सकते हैं। एक प्रभाव होता है प्रेरण प्रभाव, प्रेरण भी आपको डिटेल से बताएंगे। प्रेरण प्रभाव है उस प्रभाव की वजह से ये पहले फैलती है और वापस क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। प्रेरण प्रभाव में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रेरण प्रभाव हमेशा ऑपोजिट आता है। ऑपोजिट जैसे हम पॉजिटिव को लेके गए तो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, और नेगेटिव को लेके गए तो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। यानी उल्टा प्रभाव होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए अगर पहले फैलती है फिर सिकुड़ जाती है, या पहले सिकुड़ती है फिर फैल जाती है, कोई भी कंडीशन हो चले, पहले फैले फिर सिकुड़े, या पहले सिकुड़े फिर फैले, उस कंडीशन के अंदर जो प्रेरण प्रभाव होता है, ये जो इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, प्रबल होता है। ये प्रबल होने के कारण इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हम ये पता कर लेते हैं कि छड़ पे चार्ज तो है लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। चार्ज तो है लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। चाहे वो फैल के सिकुड़े, चाहे सिकुड़ के वापस फैले। तो हम ये कह देंगे कि चार्ज है, फैलती है तो कह देंगे पॉजिटिव है, सिकुड़ती है तो कह देंगे नेगेटिव है, और अगर सिकुड़ के वापस फैल गई तो हम कह देंगे कि चार्ज तो है लेकिन क्या है, ज़्यादा है, मात्रा क्या है उसकी, ज़्यादा है। ये स्वयं प्रदर्शिका, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ तक का कल हम पढ़ेंगे आवेश की उत्पत्ति कि कितने प्रकार से हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ये टॉपिक अगर अपना टाइम से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के गुणों के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।